नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण कक्षा 11वीं में चौथा चैप्टर चंद्रशेखर आजाद हम देखेंगे। तो इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे। अब ये चौथा चैप्टर चंद्रशेखर आजाद। तो आज हम कक्षा 11वीं में चंद्रशेखर आजाद आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनके लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके लेखक का नाम है सद्गुरु शरण अवस्थी, जिनका जन्म सन 1901 में हुआ था और उनका मृत्यु सन 1973 में हुआ था। तो पहले हम ये सद्गुरु शरण अवस्थी है, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। सद्गुरु शरण अवस्थी मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे, जिन्होंने कानपुर में BNSSD कॉलेज के प्राचार्य थे। श्री अवस्थी का लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है, जो मूलतः प्रेरणादायक है। ये जो सद्गुरु शरण अवस्थी है, वो मूलतः नाट्यकार, निबंधकार एवं समीक्षक थे। और उन्होंने वो जो सद्गुरु शरण अवस्थी थे, वो कानपुर में BNSSD जो कॉलेज आया हुआ है, वहाँ के वो आचार्य भी थे। और वो उनके लेखन उनके जीवन काल से जुड़ा हुआ है और वो मूलतः प्रेरणादायक भी रहे हैं। तो ये हमने सद्गुरु शरण अवस्थी के बारे में जितना हमने यहाँ बताया, इतना हमने जान लिया। अब हम उनकी थोड़ी थोड़ी रचना, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है, उनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तुलसी के 4 पल तथा भ्रमित पथिक उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो उनकी प्रमुख रचना के बारे में यहाँ बताया गया है, कौन कौन सी है उनसे उनकी रचना। तुलसी के 4 पल और भ्रमित पथिक, ये उनकी प्रमुख रचनाएं है। तो ये जो सद्गुरु शरण अवस्थी के बारे में जान लिया। अब हम ये जो चंद्रशेखर आजाद जो चौथा चैप्टर है हमारे पाठ्य पुस्तक में, उनमें हमें क्या पढ़ना है और चंद्रशेखर के आजाद के बारे में हमें क्या बताया गया। चंद्रशेखर आजाद के बारे में वैसे हम जानते हैं, तो फिर भी यहाँ क्या बताया गया है हमें चंद्रशेखर आजाद के बारे में। यहाँ जो चौथा चैप्टर है, उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद की बारे में क्या बताया है और हमें क्या पढ़ना है, वो हम पहले देख लेते हैं। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व और उनकी निडरता पर दृष्टिपात किया है। ये जो आज हम चंद्रशेखर आजाद जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, गद्य पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियां और उनके माध्यम से उनके जीवन, व्यक्तित्व तथा उनकी निडरता, जो निडरता से वो अंग्रेजों के सामने लड़े थे, वो यहाँ दृष्टिपात किया है। असाधारण प्रतिमा के धनी चंद्रशेखर आजाद शक्ति के पुंज थे। उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी, इस वीर पुरुष को स्वर्गीय कहने से लेखक को बड़ी चोट पहुंचती है। उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातों पर लेखक ने प्रकाश डाला है। ये जो चंद्रशेखर आजाद है, क्या बताया कि वो असाधारण प्रतिमा के धनी और आजाद शक्ति के पुंज थे और उन्होंने अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। और वो एक आकर्षक व्यक्तित्व, निडर, आत्मनिर्भर, मितभाषी, इस वीर पुरुष को, जो ये सद्गुरु शरण अवस्थी है लेखक, उनको स्वर्गीय कहने से थोड़ी चोट पहुंचती है।
और उनसे जुड़ी अनेक सूक्ष्म बातें यहाँ लेखक ने ये प्रकाश डाला है, जो आज हम पढ़ने वाले उसके अंदर ये प्रकाश में डाला है कि ये चंद्रशेखर आजाद, उनका व्यक्तित्व कैसा था। वो निडर थे, वो एक असाधारण प्रतिभा के, शक्ति के पुंज थे, और उनको अपने आप पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वो एक आकर्षण व्यक्तित्व, निडर और आत्मनिर्भर मितभाषी एवं वीर पुरुष को, ऐसे वीर पुरुष थे और जिनको लेखक को उनको स्वर्गीय कहने में थोड़ी चोट पहुंचती है। और यहाँ उनकी थोड़ी सूक्ष्म बातों को लेखक ने यहाँ प्रकाश में डाला है। तो अब हमने ये जान लिया कि आज हमें पढ़ना क्या है। इसके अंदर चंद्रशेखर आजाद के बारे, आजाद से जुड़ी हुई स्मृतियों के माध्यम से हमें उनका जीवन व्यक्तित्व और उनकी निडरता पर जो लेखक ने यहाँ दृष्टिपात किया है, वो यहाँ हमें आज पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। उन्हें स्वर्गीय कहते चोट लगती है, न जाने उनकी स्मृति आज क्यों सजग हो उठी। भूलना एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है। स्मृति के बोझ का वह विश्राम है। शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव और समय के सहारे सूखते और भरते हैं। ये जो हमने पहले भी, वो जो हम पढ़ रहे थे वहां भी हमने देखा, लेखक को, चंद्रशेखर आजाद को स्वर्गीय कहने में थोड़ी चोट लगती है। और उन्होंने कहा कि न जाने उनकी स्मृति, स्मृति यानी कि याद, स्मृति यानी कि याद, याद आज क्यों सजग हो उठी। सजग यानी जागरूक, सजग यानी कि आज उनकी यादें न जाने आज क्यों जागरूक हो उठी। तो भूलना भी एक महान गुण है, वह समय का विस्तार है, क्योंकि उनके स्मृति के बोझ का वह भी एक विश्राम है। और जो शरीर में लगे हुए खरोचे, देह में लगे हुए घाव और समय के सहारे वो सूखते हैं और भरते भी है, क्योंकि जो ये चंद्रशेखर आजाद, वो एक निडर और स्वाभिमानी व्यक्तित्व व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत लड़ाई 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 की। कि वो ये यहाँ लेखक हमें बता रहे हैं कि अगर हमें उसको स्वर्गीय कहूंगा तो मुझे चोट लगती है, क्योंकि उनकी स्मृति आज भी, उनकी यादें आज भी जागरूक हो उठी। न जाने उनकी उनकी यादें क्यों जागरूक हो उठी। भूलना भी एक महान गुण होता है, लेकिन वो समय का विस्तार है। इसलिए क्योंकि वो स्मृति का बोझ यानी कि यादें का बोझ जो वह विश्राम है, और शरीर में लगे हुए जो खरोचे और देह में लगे हुए जो घाव है, वो समय के सहारे सूखते हैं और भरते भी है। आगे, मन पर लगी हुई चोट, हृदय पर लगा हुआ आघात विस्मृति के सहारे ठीक हो पाता है। उन्होंने कहा कि मन पर जो चोट लगी हुई है वो, और हृदय पर लगा हुआ आघात, आघात यानी चोट, जो हृदय पर जो चोट लगी हुई है वो विस्मृति के सहारे, उनके विस्मरण के सहारे हम ठीक हो पाता है। स्मृति की तीव्रता शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों के स्वाध्याय से मिलती है, और विस्मृति का वरदान संतों के सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। यदि संसार में विस्मृति स्वतः सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव प्रतिदिन कुर कुरते देते रहे और जीवन के कोढ़ की खाज हो जाए। कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि स्मृति की, स्मृति यानी कि हमने देखा याद, याद की तीव्रता और शास्त्रों के अनुशीलन और पुस्तकों से स्वाध्याय से हमें मिलती है। और
विस्मृति तो एक वरदान जो संतों के और सत्संग और विराग के अनुष्ठान से प्राप्त होता है। तो यदि संसार में ये विस्मृति स्वतः यानी कि स्वयं सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव वो प्रतिदिन कुर देते और जीवन कोढ़ की खाज को, कोढ़ यानी सफेद दाग, कोढ़ के बारे में हम जानते हैं, जो शरीर पर सफेद दाग होता है उनको हम कोढ़ कहते हैं। खाज यानी खुजली, खाज का अर्थ है खुजली, के जीवन का जो सफेद दाग वो खुजली हो जाए, यानी कि जो हमारे शरीर पर जो सफेद दाग होता है वो खुजली हो जाए, यानी कि जो ये संसार में जो विस्मृति जो स्वतः स्वयं अगर सिद्ध न हो तो लोग अपने अपने घाव को प्रतिदिन कुरते रहते हैं और उस और जीवन के कोढ़ की यानी कि जीवन के सफेद दाग को खुजली हो जाए। आगे, क्षण आते हैं और चले जाते हैं, उनके आवर्तन में स्मृतियां की छाप लगती और धुलती चलती है। धुले हुए पाटव के भीतर से भी कुछ आकार सजकर रूपरेखा से परिचय कराया करते हैं कि जो एक एक क्षण आती है तो एक क्षण चले भी जाती है, क्षण आते हैं वो चले भी जाते हैं, लेकिन उनके आवर्तन, उनका जिनको हम रिपीट कहते हैं, आवर्तन, वो स्मृतियों की छाप लगती है और स्मृति है कि हमने याद, उनकी याद जो लगती है वो धुलती है और चलती भी है, क्योंकि धुले हुए पाटव, पाटव यानी पटुता, दृढ़ता जिनको हम कहते हैं, वो धुले हुए पाटव के भीतर से भी जो कुछ आकार झांक कर हमें रूपरेखा से उनका परिचय हमें कराया करते हैं, उनके उनका परिचय हमें कराया करते हैं कि ये आकार क्षण के श्रृंगार भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने ही सुखमय हो, और वो वे आकार क्षणों के अभिशाप से भी हो सकते हैं, चाहे स्वतः कितने भी सुखपूर्ण हो, वे व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य है जिनकी अमिट छाप क्षणों का श्रृंगार है। लेखक ने कहा कि ये जो आकार होते हैं क्षणों के आकार, जो श्रृंगार भी हो सकते हैं, और चाहे तो कितने भी सुखमय क्यों न हो, वो आकार क्षणों के भी अभिशाप भी हो सकते हैं, और चाहे तो स्वतः ये स्वयं कितने भी सुखपूर्ण क्यों न हो, वो व्यक्ति, वे घटनाएं और वे परिस्थितियां धन्य है कि जिनकी अमिट छाप, इनकी अमिट छाप जो क्षणों का श्रृंगार है, हर एक पल हर एक क्षण का वो जो श्रृंगार है, उनके लिए विस्मृति समय के प्रवाह को रोककर स्वयं घंटे प्रतीक्षा करती है। मन में संतत्व और विराग की स्वतः वर्षा हुआ करती, कि जो उनके लिए विस्मृति, विस्मरण यानी हम कहते हैं जो स्मरण न हो, वो विस्मरण, वो विस्मृति, वो जो समय के साथ समय के प्रवाह के साथ उन्हें रोककर हम स्वयं कई घंटों तक हम प्रतीक्षा करती करती है, और मन में वो संतत्व और विराग की वो स्वतः वर्षा हुआ करती है। आगे, चंद्रशेखर एक ऐसे ही व्यक्ति
ऐसी घटना और ऐसी परिस्थितियां थे, उनकी स्मृतियां मन का पुण्य है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद, उनकी बात यहाँ आई। आगे उनकी जो यादें हैं उनका कवि ने, लेखक ने वर्णन किया, सदगुरु शरण अवस्थी ने, कि उनकी यादें कैसे आती उनका उन्होंने वर्णन किया। तो बाद में यहाँ देखा कि वैसे ही एक व्यक्ति थे, कौन, चंद्रशेखर। और ऐसी ही एक घटना और ऐसी वो परिस्थितियां थी, इनकी स्मृति मन का पुण्य है, उनकी यादें एक मन मन का पुण्य है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी निडरता ऐसी थी कि हम जब भी उनके बारे में कहीं पढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है अपने आप पर कि चंद्रशेखर आशा आजाद जैसे व्यक्ति हमारे देश में जन्मे थे, जन्मे हैं। अभी भी है नहीं, लेकिन हमारी यादों में वो अभी भी है। इसलिए वो यहाँ कह रहे हैं लेखक कि चंद्रशेखर आजाद भी एक ऐसे ही व्यक्ति, ऐसी घटना और ऐसी परिस्थितियां थे, उनकी स्मृतियां हो, उनकी यादें हो, मन का एक पुण्य है। आगे देखते हैं। मेरी न जाने कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। मेरे छोटे भाई के मित्र होने के कारण वे मुझे हमेशा भैया कहा करते थे। किसी के घर, किसी की सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, जिस हालत में भी वो दिन के किसी क्षण में मुझे मिले, उन्होंने हमेशा ही मेरे प्रति अंग्रेज का सम्मान प्रदर्शित किया। ये जो लेखक थे उन्होंने कहा, जो सदगुरु शरण अवस्थी थे, उन्होंने कहा कि मेरी न जाने उनके साथ कितनी बार उनसे भेंट हुई होगी। किनके साथ? चंद्रशेखर आजाद के साथ। और वो उनके जो कवि लेखक है सदगुरु शरण अवस्थी, उनके छोटे भाई के वो मित्र थे। और वो मित्र होने के कारण वो हमेशा उनसे, किसको? सदगुरु शरण अवस्थी को भैया कहा करते थे। और लेखक ने कहा कि किसी के घर या किसी भी सड़क पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, और जिस हालत में वो मैंने मुझे किसी भी क्षण मुझे कभी भी मिल जाए, तो उन्होंने हमेशा मेरे प्रति अग्रज का सम्मान वो प्रदर्शित किया है। क्रांतिकारी लोग वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे। जो उन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारी, क्योंकि वो भी क्रांतिकारी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो क्रांतिकारी लोग जो होते हैं, वचन के बड़े कृपण और मंतव्य के बड़े मंतव्य के बड़े गोप्य होते थे। कि जो क्रांतिकारी लोग होते हैं, उनका वचन के बड़े और कृपण और मंतव्य, उनका जो भी मंतव्य हो बड़े गोप्य होते थे। पर उन्होंने अपना समझकर मुझसे कभी कोई दुराव नहीं रखा। उन्हें भय बिल्कुल न था। वे निश्चित थे कि वे जीते जी किसी के हाथों नहीं आ सकते। कि ये जो चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने कहा था कि वो लेखक यहाँ कह रहे हैं सदगुरु शरण अवस्थी की, उन्होंने मुझे अपना समझकर मुझे कभी कभी भी कोई दुराव नहीं रखा, यहाँ दूरियां नहीं बनाई। और उनको कभी कोई किसी बात का कोई भय बिल्कुल नहीं था। वो निश्चित थे कि वो जीते जी किसी के हाथ नहीं आ सकते। कटी से लटकते हुए दो माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनका पूरा भरोसा था। जिस किसी के घर हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की, उसे वे हमेशा निश्चिंत रखते थे। उन्होंने स्पष्ट कह रखा था कि वे 4 घर दूर पहुंचकर तमंचे बजाएंगे, जिससे उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। कि कटी से लटकती हुई माउजर पिस्तौल, जो माउजर पिस्तौल आती है,
और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी। हम जब भी कोई भी चंद्रशेखर आजाद का हम कहाँ भी कहीं भी पिक्चर या चित्र देखे तो हमें मालूम पड़े कि उनके कटी से माउजर पिस्तौल लटकती हुई दिखाई देती है और कंधे पर कारतूस की पेटियां भी लटकाए रखी हुई दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा कि उनके उनको कटी से लटकती हुई माउजर पिस्तौल और कंधे पर पड़ी हुई कारतूस की पेटी पर उनको पूरा भरोसा था। और जिस किसी भी घर में लेखक यहाँ सदगुरु शरण अवस्थी कह रहे हैं कि हम लोगों ने उन्हें छिपाकर, क्योंकि अंग्रेजों उनके पीछे पड़े हुए थे, वो किसी के भी हाथ नहीं। हमें आगे भी देखा कि उन्होंने कहा था कि जीते जी वो किसी के हाथ नहीं आ सकते। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वो जिस किसी के घर में हम लोगों ने उन्हें छिपा कर रखने की व्यवस्था की थी, वो हमेशा उनसे निश्चिंत रखते थे। और उन्होंने स्पष्ट भी कहा था कि वो 4 घर दूर पहुंचकर ही तमंचे बजाएंगे, ताकि जो उनके आश्रयदाता यानी कि जिन्होंने उनको आश्रय दिया है, वो उनको उनके ऊपर कोई आपत्ति न आ सके। अगर आपत्ति आए उनके घर से ही वो अगर बाहर निकल कर ही तमंचे बजाए तो अंग्रेज लोगों को शक पैदा हो जाए कि ये जो घर है यहीं चंद्रशेखर आजाद को छिपा कर रखने की व्यवस्था की गई, तो उन लोगों को जो जिन्होंने उनको आश्रय दिया है उनके ऊपर भी आपत्ति आ सकती है। इसलिए कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो 4 घर दूर यानी कि जो घर में उन्होंने आश्रय दिया था जिस घर ने, वो वहां से 4 घर दूर जाकर ही वो तमंचे बजाएंगे, ताकि उनको उनके आश्रयदाता पर कोई आपत्ति न आ सके। आगे देखते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की अहिंसा की निस्सारता पर मुझे घंटों समझाया होगा, और मैंने उनकी हिंसा पद्धति की खुलकर बुराई की होगी, पर हम दोनों का पारस्परिक आदर बढ़ता ही गया, क्योंकि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र था, और उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में न थी। लेखक ने कहा कि जो चंद्रशेखर आजाद है उन्होंने महात्मा गांधी की जो अहिंसा परमो धर्म, हम जानते हैं महात्मा गांधी का एक वचन है, उनको उनकी ये निसारता पर उन्होंने कहा कि मुझे घंटों तक समझाया होगा, और मैंने उनकी जो हिंसा पद्धति है, क्योंकि वो जो इनकी जो हिंसा पद्धति थी उनको खुलकर लेखक ने बुराई भी की होगी, पर लेखक कह रहे हैं कि हम दोनों का पारस्परिक आदर तो बढ़ता ही गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने उनकी हिंसा पद्धति को बुराई की तो चंद्रशेखर आजाद उनको उनके साथ कोई बात नहीं करते, ऐसा नहीं था। उनके प्रत्येक उनको दोनों का पारस्परिक आदर हमेशा बढ़ता ही गया, क्योंकि वो लेखक कह रहे कि हम दोनों अपने विचार में ईमानदार थे। विचार अलग नहीं थे। लेखक का मानना था उनकी जो हिंसा पद्धति थी चंद्रशेखर आजाद की, उनकी बुराई की थी, लेकिन उन दोनों का विचार वो हमेशा ईमानदार थे। और लेखक आगे कह रहे कि मेरा विचार केवल तर्क का श्रृंगार और मानसिक प्रत्यय मात्र थे, और उनके व्यवहार पक्ष की शक्ति मुझ में नहीं थी। जो उनका व्यवहार था हिंसा, वो उनकी शक्ति व्यवहार पक्ष की शक्ति उसमें नहीं थी। आगे देखते हैं। उनका विचार कर्म की शोभा और योगक्षम का प्रकाश था। जो उनका विचार और उनका क्षमता उनकी, वो योगक्षम का एक प्रकाश था। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद थे वो, आगे भी हमने देखा कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जो
उनका विचार वो कर्म की शोभा और योगक्षेम का प्रकाश था कि और उनके व्यक्तित्व इंद्र किसका? चंद्रशेखर आजाद। उनके व्यक्तित्व में इतना बल था कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वे मुझसे काम ले लिया करते थे और उनकी बात पूरी करने में मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव करता था। लेखक ने कहा कि उनका व्यक्तित्व, इनका चंद्रशेखर आजाद का, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो मेरी इच्छा के प्रतिकूल, वो लेखक कह रहे कि मेरी इच्छा के प्रतिकूल वो मुझसे काम लिया करते थे, उनके कोई भी काम करा लेते थे और उनकी बात पूरा करने में, उनका काम करने से लेखक ने कहा कि मुझे गौरवान्वित, गौरव का अनुभव में करता था। आगे, क्रांतिकारियों के कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतकाल में ही हुए, पर उन पर बातें करने और पूछने का मुझे संभव न था। जो भी थोड़ा बहुत थे वे संकेत कर देते थे। मेरी मुद्रा में उनका अनुमोदन न देखकर वह प्रसंग टाल जाया करता था और उनका शरीर शक्ति का पुंज था और उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। कि लेखक ने कहा कि ये जो चंद्रशेखर आजाद थे वो क्रांतिकारियों के, लेखक ने कहा कि कई विस्फोट कार्य और मेरे परिचय के अंतकाल में जब उनको चंद्रशेखर के कि उनके क्रांतिकारियों के, लेखक ने कहा कि जब मेरा परिचय चंद्रशेखर आजाद के साथ हुआ, लेखक ने कहा कि उसके अंतकाल में हुए कई विस्फोट कार्य मेरे परिचय के अंतकाल में हुए और उन पर बात करने से और पूछने का मुझे संभव न था। जो थोड़ा वे संकेत कर देते थे और मेरी मुद्रा में, लेखक ने कहा कि उसका अनुमोदन और देखकर प्रसंग में टल जाया करता था और उनका शरीर शक्ति का पुंज था, इतनी बड़ी शक्ति थी उनमें और वो उनकी आत्मनिर्भरता की प्रतिकृति। आगे, उनकी स्फटित शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह या उनके कार्यों की शोभा मुखरता और वाणी की शोभा मौन थी। न जाने कितने रूपों में मैंने उन्हें देखा होगा। कलंगीदार पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में वे इतने अच्छे लगते थे। खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में भी वैसा ही खिलते थे। साधारणतया वे खुले गले का कोट और दोनों पैरों की कछोटे के ढकने वाली धोती पहनते थे। मैंने उन्हें सूट और हैट में भी देखा है और पूरे पंजाबी परिधान में भी। हर प्रकार वे वस्त्र के भीतर वे खिलते थे। यहाँ उनका थोड़ा वर्णन बताया गया है वो कैसे थे। कि लेखक ने कहा कि उनकी स्फीत शिराओं में उष्ण रक्त का भरपूर प्रवाह था और वो उनके कार्यों की वो जो शोभा मुखरता है और उनके वाणी में की शोभा, जो उनकी वाणी का जो शोभा थी वो एकदम मौन थी। ऐसा नहीं कि उनको देख के ही पता चल जाए कि अभी कोई विस्फोट करने वाले हैं, किसी को मारने वाले हैं, हिंसा करने वाले, ऐसा नहीं था। उनकी शोभा और उनकी वाणी की शोभा एकदम मौन थी और न जाने उन्हें, लेखक ने कहा कि मैंने उन्हें उन्हें कितने रूपों में देखा होगा।
और बाद में उन्होंने कहा कि कितने कितने रूप में उन्होंने उनको देखा है चंद्रशेखर, कलंगीदार पंजाबी में, जो पगड़ी और ढीले सलवार में। लेखक ने कहे वो बहुत अच्छे लगते थे। और खदर के कुर्ते और बंगाली की धोती में भी वैसा ही खिलते थे। हमने चंद्रशेखर आजाद की बहुत सारी पिक्चर हमें हमने देखी है चित्र में, कि वो अलग अलग पंजाबी पगड़ी और ढीले सलवार में खद्दर के कुर्ते और बंगाली धोती में, और साधारणतया वो खुले गले का कोट, उन्होंने कहा कि, और दोनों पैरों के कछोटे ढकने वाली धोती पहनते थे। उन ऐसे वस्त्र भी हमने उनको कई सारे चित्र हमने देखे हैं। और लेखक ने कहा कि मैंने उनको सूट और हेट में भी देखा है, और पूरे पंजाबी परिधान में भी मैंने उनको देखा है। हर प्रकार के वस्त्र उनके भीतर खिलते रहते थे, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर प्रकार के वस्त्र उनके ऊपर अच्छे लगते थे। आगे देखते हैं। कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ में के भीतर उनका मक्खन सदृश कोमल मन मैंने अच्छी तरह देखा है। उनकी वीरता में जो उग्रता थी, उसका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र करने की बलवती आकांक्षा थी। उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, उसका आलंबन विदेशियों के पशुबल की अकड़ थी। अपने देश के जो निरीह प्राणियों के उनके प्रति उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण नष्ट हो जाते थे। लेखक ने कहा कि जो उनका क्या देखा है लेखक ने चंद्रशेखर आजाद को, तो कि उनको कठोर और हिंसापूर्ण संदर्भ में उनको उन्होंने कहा कि मैं बेहतर उनका मक्खन सदृश, मक्खन जैसा कोमल मन, लेखक ने कहा मैंने अच्छी तरह उनको उनका देखा है। और उनकी वीरता में जो उग्रता थी, और उनका लक्ष्य क्या था, राजनीतिक अपराध था। और वो भारत को स्वतंत्र करने की बलवती उनकी आकांक्षा क्या थी, कि भारत को स्वतंत्र कराना है। लेखक वही कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य राजनीतिक अपराध था और भारत को स्वतंत्र कराने का जो बलवंत आकांक्षा थी। और उनके साहस में जो ध्वंस ध्वंस यानी कि विनाश विनाश की सूचना थी उनके साहस में, कि कहीं भी जाए तो विनाश ही करते हैं। तो उनका साहस ऐसा था कि वो कोई भी अंग्रेज के साथ या अंग्रेज सैनिक के साथ भिड़ जाए तो वो उनका विनाश कर देते थे। यानी कि उनके साहस में जो ध्वंस की सूचना थी, यानी कि विनाश की एक सूचना थी, कि अगर अंग्रेज भी जानते हैं कि अगर ये आ गया तो विनाश ही करेगा। इसलिए उनके साहस में वो ध्वंस की सूचना थी, यानी कि विनाश की सूचना थी। और उसका आलंबन विदेशियों के पशु बल की अकड़ थी। जो विदेशी लोग थे उनकी पशु बल की वो अकड़ थी। और अपने देश को निरीह प्राणियों के उनके क्रांति के मार्ग में आने का कारण वो नष्ट हो जाते थे। उनके लिए चंद्रशेखर के पास अपार सहानुभूति और छलकते हुए आंसू थे। पर उनकी सार्वजनिक कार्य पद्धति में दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तित्व को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार प्रमाणित कर दिया था कि उनकी कार्य पद्धति समीचीन है। उन्होंने कहा कि इनके लिए चंद्रशेखर आजाद के पास अपार सहानुभूति थी। और उनके आंसू भी आंसू भी छलकते हुए थे। इनके लिए जो अपने देश को निरीह प्राणी उनके क्रांति के मार्ग में आने के कारण जो नष्ट हो जाते थे, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद के पास अपार सहानुभूति थी। और उनके आंसू जो छलकते रहते थे वो भी थे। पर उनकी सार्वजनिक
कार्य पद्धति क्या थी कि दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति। वो किसी को क्षमा नहीं करते थे, जो भी अंग्रेज आया। और दया का दूसरा नाम कायरता। वो उनकी कार्य पद्धति थी। कार्य पद्धति थी कि दया का दूसरा नाम कायरता और क्षमा का दूसरा नाम आपत्ति था। और आगे लेखक कह रहे हैं कि मेरे जैसे उदात्त वृत्तियों की दुहाई देने वाले व्यक्तियों को उन्होंने परिणाम द्वारा कई बार ये प्रमाणित कर दिया था कि उनकी कार्य पद्धति समीचीन है। वो कुछ गलत नहीं कर रहे थे जो हिंसा कर रहे थे, क्योंकि आगे हमने देखा कि लेखक ने कहा कि मैंने उनकी हिंसा की कई बार बुराई की, लेकिन उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया था कि उनकी कार्य पद्धति समीचीन है। आगे ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य विषयक विवाद के लिए उनके पास समय न था। तर्क वितर्क को वे अवकाश का वाक विलास समझते थे। मैं मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर वह निर्विवादित कहा जा सकता है। जिस मान्यता मान्यता से मन में हिंसक, शैथिल्य, कार्यभीरुता, बुद्धि विवाद, पलायनवाद को अवसर मिले, उसके पूर्ण प्रतिकूल थे। कि लेखक ने कहा कि वो ईश्वर, धर्म और पाप पुण्य के विषय के विवाद के लिए उनके पास कोई भी समय नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ भारत देश को स्वतंत्र कराना ही चाहते थे। इसलिए ईश्वर, धर्म और पाप और पुण्य के विषय में उनके विवाद के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। और तत्व, तर्क और वितर्क को भी अवकाश का वो वाक विलास, वाणी का विलास वो समझते थे। आगे लेखक कह रहे हैं कि मैं कह नहीं सकता कि उनकी इन विषयों के संबंध में क्या मान्यताएं थी, पर वह निर्विवादित कहा जा सकता है। वो किसी भी बात का कोई विवाद नहीं करना चाहते, कि जिस मान्यता से मन में हिंसक, शैथिल्य, शैथिल्य यानी कि ढीलापन, शिथिलता जिनको हम कहते हैं, बुद्धिवाद, बुद्धि के द्वारा जो विवाद किया जाता है उनको बुद्धिवाद कहते हैं, पलायनवाद, भाग जाना, पलायन कर जाना को अवसर मिले तो उसके वे प्रतिकूल थे, यानी कि वो उनके प्रतिकूल थे। हाँ, पर पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति हो को चाहे वे न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते हैं, परंतु जीवन की पवित्रता, सामाजिक निर्मलता, व्यक्तित्व का उज्जवलता और नैतिक उच्चता के वे बड़े पोषक थे। कोई यह विश्वास नहीं कर सकता कि वे हत्याओं के बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक हो सकते हैं। लेखक ने कहा कि उनके पास पाप और, हाँ, कि पाप और पुण्य की अनेकार्थी और आज की व्यापक व्याप्ति को चाहे वो न मानते हो और कदाचित नहीं भी मानते ही होगी, नहीं मानते थे, परंतु उनकी जीवन की पवित्रता और सामाजिक निर्मलता और व्यक्तित्व उज्जवलता और नैतिकता और उच्चता के वे बड़े पोषक थे। और कोई यह विश्वास ही नहीं कर सकता कि वह हत्याओं के बेधड़क कर डालने वाले हाथ स्पर्श में इतने कोमल और नागरिक भी हो सकते हैं, कि वो हत्याओं और बेधड़क
करने वाले जो उनके हाथ थे वो कोमल और नागरिक भी हो सकते हैं, कोई विश्वास नहीं कर सकता। आगे, मैं जब उन पंक्तियों को लिख रहा हूँ तब भी उनके मनुहार मेरे सामने घूम रही है। कितने अधिक व्यक्तियों में उनकी ममता की जड़ें जमी है, यह आज उनके उन्मिलित होने के बाद ज्ञात हो रहा है। राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता प्राप्त का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर अर्चना करे। ये मैं लेखक कह रहे कि मैं जो पंक्तियों लिख रहा हूँ, ये जो पंक्तियां यहाँ हम देख रहे हैं वो लिख रहा हूँ, तब वे उनकी मनुहारी मेरे सामने घूम रही है। और कितने अधिक और व्यक्तित्व में उनकी ममता की जड़ें जमी हुई है। यह कि वो कितनी भी व्यक्तियों की उनकी ममता वहां जड़ी जमी है, जड़ें जमी हुई है। और यह आज उनके उन्मिलित उन्मिलित यानी कि जड़ से उखाड़ना, उन्मिलित यानी जड़ से उखाड़ना, यानी कि वो जड़ से उखाड़ने के बाद भी ये ज्ञात हो रहा है कि राजनीतिक उन्हें सराहे और स्वतंत्रता की प्राप्ति का अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा बनाकर उनकी अर्चना करे, क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए वो अग्रदूत थे, पहले थे वो। ये समझकर, अग्रदूत समझकर उनकी प्रतिमा का हमें अर्चन करें। इतिहासकार अपनी पुस्तकों को उनकी प्रशंसा के सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। साहित्यक उन पर उपन्यास, कहानियां और काव्य की रचना करके उन्हें अमर बना दे। संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियां लिखकर उनके साथी और सहकारी सभाओं में भाषण दे और एकांत में आंसू बहाए। कि आगे देखते हैं। लेखक कह रहे कि इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, इतिहासकार और उनकी पुस्तकों में उनकी प्रशंसा के सजावे और उनके महत्व का निर्णय करे। किसका? चंद्रशेखर आजाद का। और साहित्य पर उनका उपन्यास लिखा जाए और कहानियां लिखी जाए, काव्य की रचना की जाए और उनको अमर बना देना चाहिए, अमर बना दे। और जो संपादक गण जो संपादन करते वो संपादक गण उन पर लेख और टिप्पणियां लिखे और उनके साथी जो उनके साथ लड़त में थे उन सहकारी सभाओं में उनके बारे में भाषण दे और एकांत में आंसू बहाए। ऐसा आदमी हमारे बीच आज नहीं है ऐसा। परंतु मेरे इस अलग देखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों के कोसों दूर प्राणी केवल धवल कागज पर कुछ काली सतरे खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता है, कर ही क्या सकते हैं। इन पंक्तियों की उकसाने वाली भी वही है। उनकी विस्मृति तक पहुंचने के लिए उनकी स्मृति को आज की पंक्तियां अर्पित है। कि ये जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा कि लेखक कह रहे हैं कि उनको संपादक गणों को उनके लेख और टिप्पणियां लिखकर उनके साथी और सहकारी स्वभाव में उनका भाषण जो एकांत में आंसू बहे। किंतु मेरे ऐसे अलग दिखने वाले किंतु निकट अनुभव करने वाले कर्म क्षेत्रों से कोसों दूर, कोस यानी कि अंतर की माप, कोसों दूर यानी कि अंतर की माप, 2 मील या 3.2 किमी कोस की बात है। तो अंतर की माप इनको कहते हैं हम, 2 मील या 3.2 किमी। और लेखक कह रहे कि वो कर्म क्षेत्रों से अंतर की माप कोसों दूर और प्राणी केवल धवल कागज पर, यानी कि धवल यानी कि सफेद, हरा,
धवल यानी कि सफेद कागज पर कुछ काली शब्दें खींचने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। पर इन पंक्तियों के उकसाने यानी कि भड़काने वाले भी वही हैं। उन्हीं की विस्मृति तक पहुंचने के लिए उनकी स्मृति यानी कि उनकी यादें आज की पंक्तियां भी अर्पित है कि उनकी जो विस्मृति, उनका विस्मरण, उन्हें तक पहुंचने के लिए भी हमारे बीच उनकी याद की पंक्तियां आज भी हमारे स्मृति, आज भी यहाँ पंक्तियां में अर्पित है यानी कि अर्पण है। तो ये हमने यहाँ जो देखा चंद्रशेखर आजाद, वो यहाँ चैप्टर हमने चौथा चैप्टर हमने यहाँ पूर्ण किया। तो अब जो हमने ये चैप्टर देखा पूरा, उनका होमवर्क के रूप में आप लोगों को अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11वीं की जो हिंदी की आपकी पाठ्य पुस्तक, उनमें से अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आप लोगों को लिखना है। और जो शब्दार्थ यानी कि है वो एक बार आप लोगों को देख लेना है। उनमें जैसे शैथिल्य हमने देखा, ऐसे बहुत सारे हमने उनके अर्थ देखे। स्मृति यानी कि याद, सजग यानी कि जागरूक, ऐसे जो शब्दार्थ टिप्पणी जिनको हम कहते हैं वो एक बार आप लोगों को पढ़ लेना है। और ये पूरा चैप्टर आप लोगों को एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से चौथे चैप्टर में से एक बार पढ़कर समझ लेना है। और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आप लोगों को अपनी हिंदी की फेयरबुक में लिख लेना है। तो यहाँ हमने ये चौथा चैप्टर पूर्ण किया। फिर मिलेंगे, जब दूसरे लेक्चर में मिलेंगे तब वहां से पांचवें चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक हमने चौथा चैप्टर पूर्ण किया, वहां तक आज हम रख रहे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, तब पांचवें चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब इस लेक्चर के यहाँ तक हम रख रहे हैं। होमवर्क फिर से रिपीट कर देता हूँ। अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न आप लोगों को लिखना है अपनी फेयरबुक में, और पूरा पाठ एक बार आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ लेना है। और शब्दार्थ यानी कि टिप्पणी भी एक बार आप लोगों को पढ़कर समझ लेना है। यह आपका होमवर्क हुआ। फिर मिलेंगे दूसरे लेक्चर में, मिलेंगे पांचवें चैप्टर में, और पांचवें चैप्टर में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।